नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज यहां पर मैं लेकर आया हूं सीटेट के लिए आकलन और मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न। इससे आपके आकलन और मूल्यांकन, है ना, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। टोटल तकरीबन 17 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि भाई इन 17 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों को रखा गया है, कुछ मेरी तरफ से रखा गया है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जल्द ही हम आपके लिए उन वीडियो को बना देंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, सतत व समग्र मूल्यांकन से के क्या मायने। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, उसी के बीच में आपको आंसर देना है। नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से इत्मीनान से या तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने पूछे गए कि भाई उसके मायने क्या होते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, ना। तो विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना होता है क्या सतत व समग्र मूल्यांकन। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना होता है क्या। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है क्या। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए, जो सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने पूछा गया है तो वो होते हैं बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने होते हैं। यहाँ पर केवल मैंने आपको बताया था कि जहां पर केवल आ जाए नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में प्रश्न पूछा गया है तो ये तो हो नहीं सकता। विद्यार्थी की एक दूसरे की तुलना इसमें नहीं होती है और ना ही साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना इसके अंतर्गत आता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। यदि आपने बी पे टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया है, 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांचने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। क्या उसका योगात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। जल्दी से दूसरा नंबर लिख के आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। वो कौन सा मूल्यांकन है जो विद्यार्थी के लिए अधिगम का रूप बन जाता है, यानी कि सीखने का रूप बन जाता है। सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन या फिर मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया गया मूल्यांकन। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है और वो भी फटाफट कमेंट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी के लिए अधिगम का जो रूप बनता है वो ना तो सत्र के अंत वाला बनता है ना सत्र के पहले वाला बनता है, वो स्वयं मूल्यांकन वाला बनता है। यानी कि विद्यार्थी द्वारा जो किया गया स्वयं मूल्यांकन होता है, उससे विद्यार्थी के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। सी वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। यदि तीसरा वाला आपने करेक्ट किया है तो बिल्कुल 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है क्या, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है या फिर केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है रचनात्मक आकलन, इसके बारे में सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, सत्र के अंत में ना किया जाता है और ना ही पहले किया जाता है। कब किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ना। समूची शिक्षण अधिगम, है ना, मानकीकृत हो नहीं सकता, नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है रचनात्मक आकलन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया आपका प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपको फटाक से काम कर लेना है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और ये भी पता चलता है कि आपको किस प्रकार के वीडियो पसंद आ रहे हैं। हाँ, और उसी पर हम आगे काम करते हैं, है ना। चलिए पांचवा प्रश्न, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को अधिगम के लिए पूछा गया है कि मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में करें या फिर सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। क्या करना चाहिए, करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया देखिए, ना तो सत्र के अंत में होता है और ना ही शुरुआत में होता है। ये यदि दोनों आए तो आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा।
याद रखिएगा, ना सत्र के अंत में होता है, ना ही सत्र के शुरू में होता है, और ना ही आधे पाठ्यक्रम के बीच में होता है। ये होता है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, चलता ही रहता है, शुरू से अंत तक चलता ही रहता है ना। तो याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, है ना। ये शुरू में या फिर बीच में या फिर अंत में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए क्या, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा प्रश्नों पर आपको गौर करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर एक अंक आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो छठे का सही आंसर क्या होगा, देखिए नेगेटिव पूछा गया है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना होता है। ये नेगेटिव में चला जाता है। मानकीकृत परीक्षण याद रखेगा, ये सतत होना चाहिए, ये व्यापक होना चाहिए, और विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा भी होना चाहिए। यदि ये पूछा जाता कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आप इन तीनों पे टिक कर सकते थे, यानी में पूछते तो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, तो तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना होता है क्या, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना होता है, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना होता है, या फिर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना होता है। क्या होता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन किया क्यों जाता है, ये सीधे सीधे आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए डर वाली चीजें बच्चों में नहीं होनी चाहिए, तो जहां पर डर आ जाए, सफल असफल हो जाए, ये विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डर की भावना पैदा हो रही है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो रही है, तो तीन विकल्प तो वैसे ही कट गए। तो फोर्थ वाला विकल्प जाहिर सी बात है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की यहाँ पर प्रगति और चुनौतियों को समझना जरूरी है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है ना। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर प्रश्नों को चयन कर सकते हैं, सॉरी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। जो अधिगम हेतु मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होता है भाई, परीक्षा केंद्रित होता है, मानदंड संदर्भित होता है, रचनात्मक होता है, या फिर मानकीकृत होता है। क्या होता है, 8वें का करेक्ट आंसर दीजिए। देखिए याद रखिएगा हमेशा अधिगम हेतु जो मूल्यांकन होता है, हमेशा याद रखिएगा वो कैसा होगा, आपका रचनात्मक होगा, मानकीकृत नहीं होगा, मानदंड नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, सभी नेगेटिव में चले जाते हैं। क्या होगा आपका, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। याद रख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का जो विकल्प है वो यहाँ पर बदल दिए गए हैं। मानकीकृत अभी मैंने बताया ये नहीं हो सकता, अभी जस्ट इसके पहले बताया, दो विकल्प यहाँ पर एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन मानदंड संदर्भित नहीं हो सकता और मानकीकृत नहीं हो सकता। क्या वो संदर्भित है या फिर अध्यापक अभिमुखी है। क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अध्यापक अभिमुखी नहीं होता है, जो बच्चा होता है, यानी कि कह सकते हैं विद्यार्थी अभिमुखी आप यहाँ पर कह सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, संदर्भित। थोड़ा सा खांसी चल रही है तो उसको अवॉइड करिएगा, है ना, थोड़ी सी तबियत खराब है, इस वजह से आपको वीडियो भी लेट मिल रहे हैं, तो जब खांसी चले इसको अवॉइड करिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न वही है, लेकिन हर बार विकल्पों को बदल दिया जाता है, और इसी प्रकार के आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का मानकीकरण, देखिए प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का मानकीकरण नहीं हो सकता है, तो ये आपका विकल्प पहला गलत हो गया। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वहां क्या करने में असक्षम, शिकायत हमें करना नहीं है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। विद्यार्थी में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, तुलना कभी नहीं करना विद्यार्थियों में, है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ वाला विकल्प आपका बचा है, यही करेक्ट है। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, है ना। विकल्प आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उसके सामर्थ्य को समझना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है ना, ये याद रखिएगा, डी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का भाई लक्ष्य के बारे में पूछा गया, क्या होना चाहिए, चार विकल्प आपके सामने,
है ना, वीडियो को पुश कर लीजिएगा यदि आप इतने समय में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो। पहला विकल्प है आपका कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकता की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना, विद्यार्थी को नामांकित करना, या फिर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य पूछा गया है तो इसका लक्ष्य होता है विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। ये मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिए, जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना विद्यार्थियों की, ये मूल्यांकन पद्धति का मुख्य लक्ष्य होता है ना। पहला वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है भाई? आकलन, अभी हमने मूल्यांकन के बारे में जाना कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है, अब बात करते हैं कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है। पहला विकल्प, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। देखिए भय जहां पर हो नहीं सकता है ना, ये नेगेटिव में चला जाएगा। यदि आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, फिर एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, तो इस प्रकार से आप कभी नहीं करेंगे, है ना। विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा कर ही नहीं सकते, तो ये पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। दूसरा, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, बिल्कुल हो सकता है बी वाला विकल्प। हम तीसरा वाला विकल्प भी चेक करेंगे और चौथा वाला भी करेंगे, है ना। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, है ना। आकलन करने का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा गया है, फोर्थ वाला विकल्प है आपका, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर देखिए आकलन के बारे में पूछा गया है, तो आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना और रोक लेना, यह आपका आकलन का काम होता है ना, ये मुख्य कारण होता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए अभी तक हम प्रश्न देख रहे थे मूल्यांकन के, है ना। अब यहाँ पर आकलन करने का मुख्य कारण बताना है, जैसे कि मूल्यांकन करने का हमने कारण देखा, अब यहाँ पर आकलन करने का मुख्य कारण आपको बताना है। विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, भय आप कर नहीं सकते, पहला विकल्प आपका गलत हो गया। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, आपका बी वाला करेक्ट लग रहा है, लेकिन तीसरे और चौथे पर भी हम चलते हैं। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक लेना, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला होगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। केवल मानकीकृत नहीं करना चाहिए। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, बिल्कुल चल रही जो गतिविधि है उसमें बच्चे की भागीदारी के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं। सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं, डी वाला नहीं, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वो सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एनईपी 2020, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रचनात्मक होगा, नियमित होगा, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए, कूट में आपको आंसर देना है ना, क्या होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, देखिए इस पर एक वीडियो प्रॉपरली बनाया हो जिसमें काफी प्रश्न लिए हैं, जिसमें सीटेट एग्जाम 2011 से 23 तक के प्रश्न भी इंक्लूड है, साथ में सारी चीजें यानी कि एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, लगभग 8-10 दिन पुराना ही वीडियो है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उसको एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन करने का स्वरूप पूछा गया है, तो आपका रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। ए बी डी कहां पर है, 4th वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभिक स्तर पर पूछा गया, 3 आपके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि 3 ए बी और डी करेक्ट होंगे, जो कि डी वाले विकल्प में हमें मौजूद दिख रहे हैं, और डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है। देखिए आकलन के संबंध में सही कथन पूछा गया है अधिगम के लिए। शायद कल जो अधिगम का वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर भी इस प्रश्न को रखा था और मैंने बताया था, यदि वीडियो देखा है तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। पहले आपको इसका आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। पहला विकल्प भय पैदा करने, देखिए कूट में आंसर देना है ना, यहाँ पर ये याद रखिएगा, कूट में आपको आंसर देना। पहला विकल्प है भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही घेरा बना देना। देखिए भय पैदा नहीं करना है यदि आप एक अच्छे शिक्षक है तो। पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। बी वाला विकल्प देख लेते हैं, सेकंड वाला विकल्प हम देख लेते हैं।
विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल अवसर के रूप में लेना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, है ना। तीसरा विकल्प है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। बिल्कुल सजग होना चाहिए, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें है? दूसरा, तीसरा, चौथा आपके फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही? यहां पर क्या लिखा हुआ? संदर्भ लिखा हुआ है ना, संदर्भ लिखा हुआ है। इसके निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन के संदर्भ में पूछा गया है। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया मानकीकृत कहां पर आता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो ये आपका हो नहीं सकता। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए। केवल यहां जहां पर केवल आ जाए ये भी नेगेटिव में जाता है, और यहां पर बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मापना, देखिए मानदंड संदर्भित हो गया, तो तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। आकलन के संदर्भ में जो सही कथन होगा आपका वो फोर्थ वाला होगा। यदि आप इस प्रकार से विकल्पों को रखेंगे, उनको देखेंगे, नेगेटिव को अलग निकाल देंगे, यदि कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा और तीसरा में कौन सा सही होगा, तो थोड़ा सा वहां पर सोचने विचारने की आवश्यकता है, और आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है। टोटल 17 प्रश्न रखे थे। यहाँ पर इन 17 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं करेक्ट जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि 17 में से 17 बता दिए अच्छे बनने के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये अपने आपको धोखा देने वाली बात हो गई। जितने आए उतने ही बताना। यदि इसमें आप कमजोर है तो इसका 2 से 3 से 4 दिन और बचे हुए हैं, तो इसमें और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? यहाँ पर अध्यापक को चयन के बारे में पूछा गया है कि समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करना है बच्चों के विद्यार्थियों में, तो अध्यापक को इन चारों विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? पहला, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या फिर वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। तो यहां पर जिस अध्यापक को जिसका चयन करना होगा वो होगा खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 17 जो प्रश्न हैं आपके आकलन और मूल्यांकन के प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि और भी वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो को आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करके बताएंगे कि सर वीडियो अच्छा लगा। देखिए लाइक, कमेंट और वीडियो का जो रेशियो होता है उसको देखकर ही हमें पता चलता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो बनाने चाहिए, तो उसी हिसाब से हम वीडियो का चयन करते हैं और इसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं ना। तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाक से। तो जल्द ही दोस्तों एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।